सो SMB वी आर लर्निंग चार्ट पैटर्न्स, और चार्ट पैटर्न के इस मैं कहूँगा कि एक समाप्ति वाले वीडियो में, आखिरी वीडियो में कुछ ऐसा सीखने की कोशिश करते हैं जो बड़े लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। तो दो ऐसे चार्ट पैटर्न है जो मेरे हृदय के बहुत ज़्यादा करीब है। ऐसे चार्ट पैटर्न्स इस एपिसोड में सीखते हैं, और उसके साथ कुछ रूल्स भी देखेंगे इस एपिसोड में, जिससे स्टॉक मार्केट बेसिक्स क्यों ना हो इस टॉपिक का नाम, बट जब ये सीरीज़ हमारा कंप्लीट हो रहा है तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कम से कम 20 या 25 ट्रेड ऐसे लूँ जो इन चार्ट पैटर्न्स के बेसिस पे है या इन कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे है, और फिर उनमें मैं एक तरह से माहिरत हासिल करूं, एक तरह से मैं कॉन्फिडेंट रहूं, कन्विक्शन अपना बढ़ा लीजिए, और फिर कंसिस्टेंटली यही पैटर्न्स आपके लिए आने वाले समय में आप हमेशा रेगुलरली ट्रेड कर सकते हो। ये एक बात गार्ड बांध के रखिए। सो जो पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ वो है एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न, और उसका नाम है कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, बट इट्स अ लॉन्ग स्टैंडिंग रिवर्सल पैटर्न। टिपिकली कोई भी कंपनी में बहुत लंबे समय तक एक्यूमुलेशन होता है, और वो ट्रेंड का रिवर्सल भी होता है। एक तरह से एक कप, शैलो कप, बहुत लंबे पीरियड के लिए कंसोलिडेशन चलता रहता है, और वो कंसोलिडेशन के बाद फिर उस कप का ब्रेकआउट होता है। दिस वन ऑफ माय फेवरेट आई वुड से एक पिक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे, और आने वाले दिनों में ऐसे कौन से स्टॉक है जिसमें ये हमें कप एंड हैंडल पैटर्न मिल सकता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोनों चीज़ें देख लेंगे। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट चार्ट पैटर्न। तो नरेशन क्या है? कप एंड हैंडल इज़ अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न ऑफन फाउंड एट द बॉटम ऑफ द ट्रेंड। ये बात को समझ लीजिए कि कप एंड हैंडल ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ 4-5 हफ्ते का एक कप आइडेंटिफाई कर लिया है आवरली टाइम फ्रेम पे या 4 आवरली टाइम फ्रेम पे, ऐसे नहीं होगा। कप एंड हैंडल का जो पैटर्न है, जो सही मायने में वर्क करता है, ये पैटर्न कम से कम 7 या 8 सालों का कंसोलिडेशन होता है। काफ़ी सारी कंपनीज आपको दिखाई देगी जिसमें ये कंसोलिडेशन इस तरह से हो रहा है, और आने वाले पीरियड में ये कंपनीज आपको एक तरह से ब्रेकआउट, और उस ब्रेकआउट के चलते हुए बहुत अच्छे रिटर्न्स कम समय में दे सकते हैं। ऐसा मान के चलिए कि आप 10 कप एंड हैंडल के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हो, और उस कप एंड हैंडल के पैटर्न्स में से ऐसा कंसिडर करके चलिए कि उसमें से 6 नहीं चलेंगे। 6 कप एंड हैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, या आप कहीं ना कहीं लॉस लेके बाहर निकल जाओगे। तो वो स्टॉप लॉस को भी सटीक रखना है। ब्रेकआउट के लेवल पे स्टॉप लॉस होता है, तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस कभी भी नहीं होता है इसमें। लेकिन जो 3 या 4 आपके लिए कप एंड हैंडल के पैटर्न्स चल जाएंगे, उन कप एंड हैंडल के पैटर्न्स में टिपिकली, अगर आपका एक टिपिकल इन्वेस्टमेंट साइज़ है मान लीजिए 5 या 10 हज़ार रुपये का, तो उसके आपको 20x, 40x, लास्ट जो पिक था वहाँ पे ऑलमोस्ट 100x पैसा हो गया था। तो उस तरह से आप एग्जांपल्स देख सकते हो। अब मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए और कप एंड हैंडल पे फोकस कीजिए, ऐसा नहीं करना है। कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन होने में बहुत समय लगता है, और प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं कि कप एंड हैंडल में अगर आपको ट्रेड करना है, सक्सेसफुली ट्रेड करना है, तो फिर आपको केवल एंट्री लेने के बाद एक गुड टिल ट्रिगर्ड जीटीटी ऑर्डर डाल के रखना है कि अगर प्राइस फिर से नीचे आ जाती है तो अपनी एंट्री प्राइस पे हमें एग्जिट दे दे। अदरवाइज वो ट्रेड चलता जाएगा, उसे जितना नहीं देखोगे आप उतना आपके फायदे का सौदा रहेगा। कप एंड हैंडल ऑल्सो सजेस्ट एक्यूमुलेशन फेज एज पर डाउ थियरी, और कप एंड हैंडल पैटर्न गिव्स यू टारगेट ऑफ 2 to 3 टाइम्स ऑफ द डेप्थ ऑफ द कप। ये स्टैंडर्ड टारगेट है। टिपिकल सिनारियो में टारगेट्स टिपिकली बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, 50-60x टारगेट बहुत कन्वीनियंटली हो जाते हैं। कप एंड हैंडल पैटर्न जब हम सीख रहे थे या हम उसे देख रहे थे कि किस तरह से वर्क होता है, तो एक ट्रेड हमारे साथ शेयर हुआ था पेरिया करामलाई टी, और पेरिया करामलाई टी में वीकली टाइम फ्रेम पे ये पैटर्न हमें मिला था। तो पेरिया करामलाई टी में यहाँ पे ये एक कप है, और ये कप का एक हैंडल है, और ये हैंडल का ब्रेकआउट यहाँ पे मिला था। सो टिपिकल सिनारियो में आई डोंट थिंक इसका कोई पैटर्न होगा।
वेरी नाइस। ये पता नहीं था मुझे, बट देन इट हैज़ वर्कड एज पर द एक्सपेक्टेशन। ठीक है, इसे क्लोन कर लेते हैं तो हमारा दूसरा भी यहाँ पे एक हैंडल हो जाएगा। सो ये है कप एंड हैंडल का जो पैटर्न है। इसका भी नेकलाइन है, नेकलाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड होगा और टिपिकल सिनारियो में इसका जो टारगेट होता है वो ब्रेकआउट की लेवल से लेके, आप कैलकुलेट कर सकते हो, ब्रेकआउट की लेवल से यहाँ पे जो लो है यहाँ से लेके ब्रेकआउट के लेवल तक का हमारा टारगेट टिपिकली होता है। जब इसका ब्रेकआउट होगा, थोड़ा कंजर्वेटिव ही टारगेट रखिए, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव टारगेट नहीं रखना है। तो ब्रेकआउट की लेवल पे ये फर्स्ट टारगेट हुआ हमारा, ये उसका सेकंड टारगेट हुआ और ये थर्ड टारगेट हुआ। और भी एक टारगेट कंप्लीट हुआ है, बट टिपिकली थ्री टारगेट्स तक हम रखते हैं तो थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन में भी आसानी रहती है और टेंजिबल रीजनेबल टारगेट्स यहाँ पे हमें वो मिल जाते हैं। सो जो डेप्थ है कप की, देखिए कप की डेप्थ मैंने ली है, कहीं पे भी मैंने ये जो मार्किंग मैंने की है उसका डेप्थ नहीं लिया बिकॉज ये बहुत ज़्यादा है। मुझे तो कैंडलस्टिक जहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है वही लेवल को कंसीडर करना है। ब्रेकआउट की लेवल से लेके कैंडल जहाँ तक है उस डेप्थ को मैंने कंसीडर किया है, तो उसका 3x टारगेट, कम से कम 3x टारगेट जो है वो हमें कन्वीनियंटली मिल जाता है। ब्रेकआउट कन्फर्मेशन के बाद, लेट से वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है, तो इस ब्रेकआउट कैंडल के बाद आप एंटर कीजिए और फिर ये ब्रेकआउट का लेवल आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर किसी भी कारणवश ब्रेकआउट लेवल से प्राइस नीचे चली जाती है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके बाहर निकलना है। लेकिन यूफोरिकली ये एक्शन जो होती है कम समय में होती है, तो अगले वीक में जैसे जैसे ये टारगेट कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे प्रॉफिट बुक कर लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। रिसेंट टाइम में एक ट्रेड ऐसा मिला है जिसका मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, तो उसका नाम है MMTC। MMTC में भी मंथली टाइम फ्रेम का एक बहुत अच्छा कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है। बहुत लंबे समय तक का ये कंसोलिडेशन है जहाँ पे ये हो रहा है। सो टिपिकल सिनारियो में अभी जो हमारे सामने है वो ये पैटर्न ऐसा इस तरह से कुछ है, आर्क, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पैटर्न है मान लीजिए। और अगला जो है इसका हैंडल है, जो अगला हिस्सा है वो इसका हैंडल है। अब ब्रेकआउट हुआ नहीं है इस पीरियड में, ब्रेकआउट हो चुका था लेकिन वो फेल हुआ है। सो अब ये लेवल पे हमारा ब्रेकआउट का एक अलर्ट रहेगा। यहाँ पे मैं एक अलर्ट भी लगा देता हूँ, जब भी फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तब हम ये ट्रेड को ले सकते हैं, है ना। यहाँ पे एक अलर्ट लगा के, एक एक्स्ट्रा एडिशनल अलर्ट लगा के रखते हैं, तो जब भी ये अलर्ट हमारा अलर्ट जब बजेगा तब हम यहाँ पे एक एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। अब ये अगर ब्रेकआउट होता है तो इसका टारगेट हमारा आगे 120 तक का रहेगा, बट ब्रेकआउट अगर सफल होता है तो एक बात को याद रखिए, मंथली टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो तो मंथली टाइम फ्रेम पे सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होगा कि मंथली का क्लोज आपको ब्रेकआउट लेवल के ऊपर मिलना ज़रूरी है। अगर ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमें मंथली का क्लोज नहीं मिलता है तो फिर ये ट्रेड फेल रहेगा, फिर उसमें मतलब एंट्री नहीं है। फेल होने का मतलब है कि यहाँ पे एंट्री नहीं है। फिलहाल ये इस तरह से जाएगा। अनदर ट्रेड दैट आई वांट टू शेयर विथ यू इज़ अ ट्रेड ऑफ तानला। ये ट्रेड 2020 में हमें मिला था, इसका मैंने एक यूट्यूब वीडियो भी बनाया था, और ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये हमने आइडेंटिफाई किया था लगभग 47 की प्राइस पे, और 47 की प्राइस से बहुत अच्छे रिटर्न्स इसमें मिले हैं। तो दिस इज़ अ ब्रेकआउट लेवल फॉर तानला। इमेजिन, अब ये देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि कंसोलिडेशन 2009 से लेके 2020 तक, मतलब 11 साल का कंसोलिडेशन है। बिकॉज ये 11 सालों का कंसोलिडेशन है इसलिए इसमें जो मूव है वो इतनी ज़बरदस्त हमें देखने के लिए मिलते हैं। ये बात को याद रखिए हमेशा कि जितने ज़्यादा समय के लिए कंसोलिडेशन होगा उतना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होगा। सो
तानला में भी जो मूव हमें मिली है वो मूव एक अमेजिंग मूव हमें मिली है, एंड देन दैट इज़ ऑल्सो एक ऑलमोस्ट 50-60 एक्स प्राइस कम से कम हो गई है, जिनका बाइंग ऑलमोस्ट 15 रुपये का या 5-6 रुपये के करीब था, उनको 100x मूव भी मिला है इसमें। तो ये बहुत अमेजिंग एक ट्रेड था तानला प्लेटफॉर्म का। तो ऐसे कप एंड हैंडल के पैटर्न है, ब्रेकआउट ज़रूरी है। एक स्टॉक है जहाँ पे ये बन रहा है, इट इज़ स्टिल टेकिंग टाइम। सुबेक्स एक स्टॉक है। अब सुबेक्स में भी मंथली टाइम फ्रेम पे ये ब्रेकआउट है, होने जा रहा है, बट अभी क्या हुआ है, सुबेक्स में कप तैयार है, उसका हैंडल बन रहा है। तो जब भी ये ब्रेकआउट करे इस लेवल के ऊपर, उस समय पे हमें यहाँ पे एक अलर्ट लगा के रखना है। 74 के ऊपर ही इसे बाय करना है। ऐसा मत सोचिए कि अभी 30 रुपये पे अवेलेबल है तो अभी बाय कर लेते। इट माइट टेक अ लॉन्गर पीरियड इन टाइम, बिकॉज सुबेक्स का जो कंसोलिडेशन चल रहा है 2012-2011 से चल रहा है, तो लगभग 11-12 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। जब ये ब्रेकआउट देगा तो इसके बाद लगभग 200 तक का टारगेट कन्वीनियंटली आ सकता है, बट अब तक ब्रेकआउट हुआ नहीं है। जैसे MMTC में मैंने कहा, MMTC के एग्जांपल में भी ऐसे ही था कि ब्रेकआउट अब तक हुआ नहीं है। मंथ क्लोजिंग में ब्रेकआउट हमें चाहिए, अगर ब्रेकआउट होता है तो ही हम उस ट्रेड को एंटर करने के बारे में सोचेंगे। तो ये हमारा एक पैटर्न था, राउंडिंग बॉटम कही है, जिसे कप एंड हैंडल का पैटर्न है, वैसे ये कप एंड हैंडल का पैटर्न है। एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक पैटर्न है जिसे हम कहेंगे कंटिन्यूएशन ऑफ द पैटर्न। तो फ्लैग एंड पोल एक पैटर्न है जो कि हम कंटिन्यूएशन पैटर्न के तौर पे देख सकते हैं। अब ये मेरा फेवरेट इसलिए है बिकॉज ये क्या करता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। फ्लैग एंड पोल का जो टारगेट है या फ्लैग एंड पोल का जो पैटर्न है, वो हमेशा जिस डायरेक्शन में ट्रेंड चल रहा है उसी डायरेक्शन में इसका हमें फॉलोअप हमेशा मिलता जाता है। फ्लैग एंड पोल पैटर्न इज अ कंटिन्यूएशन चार पैटर्न, मतलब जिस डायरेक्शन में अप ट्रेंड अगर चल रहा है, कंसोलिडेशन होता है, तो वो चलता रहेगा। टारगेट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट टारगेट इज ऑलवेज हाइट ऑफ द फ्लैग एंड सेकेंड टारगेट इज द हाइट ऑफ द पोल। तो वो दोनों तरफ से हम देखेंगे। अब सबसे पहला पार्ट क्या है कि फ्लैग, तो कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड होना चाहिए, मतलब आप जिस डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो उसी डायरेक्शन में आपके लिए ये ट्रेड बनेगा। सो एग्जांपल है फ्लैग एंड पोल के लिए आयरकॉन। सो आयरकॉन में टिपिकल सिनारियो में आप अगर देखोगे तो अप ट्रेंड है, इट्स ऑन गोइंग अप ट्रेंड। ये अप ट्रेंड में यहाँ पे एक आप देखोगे कि ये रॉड है या फ्लैग का पोल है, और पोल के बाद यहाँ पे एक तरह से ये कंसोलिडेशन हो रहा है। हमेशा एक बात याद रखिए कि व्हेनेवर यू कम अक्रॉस अ स्टॉक जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, तो अप ट्रेंडिंग स्टॉक में जब भी कोई कंसोलिडेशन होता है, वो कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि स्टॉक अगली अप ट्रेंडिंग मूव के लिए तैयार है। तो ये बात को हमेशा याद रखिए, जो मैं टिपिकली हमेशा कहता हूँ, मेरे हर सेमिनार में आप ये बात सुनोगे कि व्हेनेवर यू कम अक्रॉस अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग स्टॉक, मेक श्योर और इट इज कंसोलिडेटिंग, whenever a strong uptrending stock is consolidating, it is preparing itself for the next big move। तो वो एक पॉइंट हमेशा याद रखिए, और ये कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्गर पैटर्न है, और इसमें जब भी ऐसा कोई आपको ट्रेंडिंग मूव मिलेगा, लेट्स से एक फ्लैग है यहाँ पे, और ये फ्लैग का पैटर्न हम ड्रॉ कर रहे हैं। सो ये फ्लैग है, और ये फ्लैग और इसका एक पोल भी रहेगा। सो पोल का कैलकुलेशन हम ऐसे कर सकते हैं इस तरह से, राइट। सो एक तो पहले टारगेट आपका जो होगा ये फ्लैग का, आप अगर इसे क्लोन करते हो तो ये एक हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा फ्लैग का। तो ये पहला टारगेट आपका कंप्लीट होता है, और ये टारगेट होने के बाद भी अगर ट्रेंड आपका चल रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है, तो उस सिचुएशन पे आप जहाँ से फ्लैग आपका शुरू होता है वहाँ से लेके इस हाई तक आप इसे पोल को प्लॉट कीजिए, तो नेचुरली आपका ब्रेकआउट के बाद ये टारगेट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। कंजर्वेटिव टारगेट रखा है मैंने, जहाँ से फ्लैग हमारा शुरू हो रहा है वहाँ से मैं इसे प्लॉट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बहुत बड़ी जगह हो जाती है बनने के लिए। होने के लिए ये फ्लैग के ऊपर, इस पोल के ऊपर भी ये पोल का टारगेट कंप्लीट हो सकता है, बट थोड़ा कंजर्वेटिव रखते हैं, ज़्यादा ग्रीडी नहीं रखेंगे। फ्लैग का जो टारगेट है, फ्लैग का टारगेट हमें कन्वीनियंटली मिल ही जाता है, और वो बहुत अग्रेसिवली कंप्लीट होता है टारगेट, तो वो बहुत 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 ज़रूरी है। वैसे ही और एक एग्जांपल है इसी पैटर्न का, तो हाँ, इंडियन ओवरसीज़ बैंक। इंडियन ओवरसीज़ बैंक इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखिए कंटिन्यूएशन ऑफ द पैटर्न है, हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूएशन ऑफ द पैटर्न की, तो हमेशा दो चीज़ें वहाँ पे होगी।
एक तो पहली बात यह है कि ट्रेंड अब अगर यहाँ से बुलिश है और इस बुलिश ट्रेंड के बाद अगर हमें यहाँ पे एक तरह से फ्लैग का पैटर्न बन रहा है तो ज़रूरी ये होगा हमारे लिए कि पहले तो हम ये फ्लैग का टारगेट देखें। सो फ्लैग का टारगेट हमारा कंप्लीट हो रहा है। सो ये एक पार्ट हुआ। फिर दूसरा पार्ट क्या है कि हमारा पोल का भी टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। तो पोल हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा पोल है, तो इस पोल को हम आगे क्लोन कर देंगे। अब ये पोल को मैं यहाँ से प्लॉट करता हूँ तो मेरा वो टारगेट कंप्लीट हो रहा है। मैं चलो यहाँ पे, बिकॉज ये सेम टारगेट है तो मैं यहाँ पे ऊपर लगा देता हूँ। ये भी टारगेट कंप्लीट हो रहा है। ब्रेकआउट पे मैंने इसे अप्लाई कर दिया तो ये टारगेट कंप्लीट हुआ है। अब बिकॉज प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड है तो ये फ्लैग के बाद यहाँ पे बाउंस मिला है। अगर प्रीवियस ट्रेंड आपका बेयरिश है और फिर उसके बाद अगर फ्लैग आता है तो उसका मतलब क्या होगा कि आपको बेयरिश ब्रेकडाउन मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? सो फ्लैग के पहले वाला ट्रेंड अगर डाउन है तो उसका मतलब है कि आपको इसके बाद बेयरिश एक्शन मिलेगी, बेयरिश फ्लैग का ब्रेकआउट मिलेगा। ये बात को याद रखिए। अगर आप प्रीवियस ट्रेंड अगर बुलिश है तो वो बुलिश डायरेक्शन में चलता जाएगा। अगर प्रीवियस ट्रेंड आपका बेयरिश है तो वो बेयरिश का कंटिन्यूशन आपका चलता रहेगा। तो फ्लैग कंटिन्यूशन ऑफ द पैटर्न है तो बुलिश में भी काम करेगा, बेयरिश ट्रेंड में भी काम करेगा। दोनों सिचुएशन में वन ऑफ माय फेवरेट आई विल से पैटर्न, फ्लैग का पैटर्न बहुत हद तक हमारे लिए हेल्पफुल होता है। निफ्टी जैसे भी इंस्ट्रूमेंट में लोअर टाइम फ्रेम पे ये बहुत अमेजिंग रिटर्न्स आपको देता है। रिजल्ट्स भी बहुत फैंटास्टिक होते हैं इसके अर्ली टाइम फ्रेम पे। जब भी ऐसा आपको मिले कि देर इज़ अ फॉल एंड आफ्टर दैट देर इज़ अ कंसोलिडेशन, तो वो कंसोलिडेशन में हमेशा ये फ्लैग है तो फ्लैग का ब्रेकडाउन आपको हमेशा मिलता रहेगा। आप टिपिकली देखते रहिए, बहुत हद तक आपको ऐसा मिलेगा कि अब यहाँ से एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक फ्लैग बना है तो ये फ्लैग का टारगेट आपको यहाँ पे ऊपर डेफिनेटली मिल जाएगा। यू हैव टू ऑब्जर्व दिस, पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए और बहुत कन्वीनियंटली यहाँ पे आपको रेक्टेंगल पैटर्न्स या फ्लैग के जो पैटर्न्स है वो फ्लैग के पैटर्न्स मिलेंगे एंड देन अकॉर्डिंगली ट्रेंड हमारा जो है वो चलता रहेगा। फ्लैग हमेशा जिस डायरेक्शन में फ्लैग है, जैसे मान लीजिए ये अप ट्रेंड है, इसके बाद यहाँ पे अगर ये साइडवेज फ्लैग बना है तो फिर उसका बुलिश मूव ही आपको टिपिकली मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि बीच में इंट्राडे ऐसा डाउन हो रहा है मूव और फिर फ्लैग बन रहा है और फिर से प्राइस ऊपर ही जा रही है। डोंट कंसीडर कि बिकॉज यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हुआ है और फ्लैग हुआ है तो ये नीचे की तरफ जाएगा, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्रीवियस फॉलोअप होने के बाद जब भी आपको ऐसा फ्लैग मिलेगा तो फिर उसका मूव आपको नीचे की तरफ मिलेगा। सो प्रीवियस ट्रेंड को ध्यान में रखना ज़रूरी है एंड देन अकॉर्डिंगली आपको वो ट्रेड कन्वीनियंटली मिल जाता है। निफ्टी में भी यहाँ पे देखिए, इफ़ यू टेक अ लुक एट दिस इज़ अ पोल। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल फ्लैग तैयार हुआ था 2021 के अगस्त में ये हुआ था और आफ्टर दिस फ्लैग का कंसोलिडेशन देयर वाज अ ब्रेकआउट। तो बस इस तरह से देखते रहिए, चीज़ें बहुत आसान है बट यू हैव टू अप्लाई दिस थिंग्स एंड प्रॉपरली उसे आप ट्रेड करना है। जब भी ऐसा कोई पैटर्न दिखाई दे तो पैटर्न को केयरफुली मार्क कर दीजिए और इस पैटर्न को मार्क करने के बाद जब भी उसका ब्रेकआउट होता है उस ब्रेकआउट कैंडल पे आप ट्रेड कीजिए। लो ऑफ द कैंडल अपना स्टॉप लॉस रहेगा और फिर यही टारगेट जो आपका फ्लैग का है वही टारगेट आपका ऊपर कंप्लीट हो जाएगा। बस इस तरह से आपको देखना है। तो नेक्स्ट आपका टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, जो पोल का टारगेट है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। दोनों तरफ से आप खेल सकते हो। डेली टाइम फ्रेम है तो ये पॉइंट भी बहुत अमेजिंग रिटर्न्स रिवॉर्ड्स देने वाले पॉइंट है। छोटी टाइम फ्रेम पे जब आप ट्रेड करते हो तो जस्ट इंश्योर कि वो छोटी टाइम फ्रेम पे फ्लैग को आप सही ढंग से पकड़ो। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये एक अगर पोल है तो ये छोटू सा उसका फ्लैग है और उसका टारगेट यहाँ पे आ गया है। अगर ये पूरा पोल है और ये फ्लैग आप कंसिडर करते हो तो उसका भी टारगेट यहाँ पे आ गया है। तो जस्ट निश्चिंत रहिए और ये देखिए चार्ट पैटर्न के जैसे चल रहा है वैसे प्रीवियस ट्रेंड होना ज़रूरी है। एब्रप्टली कहीं पे ट्रेंड मत लीजिए। अगर डिसाइसिव नहीं है, क्लियर नहीं है तो फ्लैग को ड्रॉ करके छोड़ दीजिए। ब्रेकआउट मिलने के बाद आप वहाँ पे ट्रेड कीजिए। डोंट रश टू एंटर। एंट्री लेते वक्त एंटीसिपेशन पे कभी भी एंट्री मत लीजिए। एंट्री हमेशा आप कंफर्मेशन के बेसिस पे लीजिए, जिससे आपकी चीज़ें जो है बहुत हद तक आसान हो जाएगी। अब ये सभी बातें होने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमारे लिए है। वो क्या है, अगर मान लीजिए आप इक्विटी बाइंग करना चाहते हो कहीं पे भी, सो इक्विटी बाइंग करते वक्त हमेशा आप एक बात याद रखिए
कि बिफोर यू एंटर आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन से कैंडल के बेसिस पे अपना ट्रेड ले रहे हो। इक्विटी बाइंग में मान लीजिए कि अगर हम कोई इक्विटी बाइंग करने के बारे में सोचते हैं तो पहले ये सोचिए कि आप एंटर कहाँ पे करने वाले हो। एंट्री करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। मान लीजिए आप 2 कैंडल स्टिक के पैटर्न पे ट्रेड कर रहे हो, एंट्री कर रहे हो, तो आपके पास वहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो दोनों कैंडल स्टिक को कंबाइन कीजिए, या 3 कैंडल स्टिक है तो उसे कंबाइन कीजिए और उससे आपका स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई कीजिए। अगर आपके पास मॉर्निंग स्टार जैसा कैंडल है तो मॉर्निंग स्टार के कैंडल पे आप जो 3rd कैंडल आपका है वहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर कोई पैटर्न आप ट्रेड कर रहे हो, चार्ट पैटर्न है, तो वो चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट जो लेवल है उस ब्रेकआउट लेवल को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिससे चीज़ें आपके लिए बहुत हद तक आसान हो जाएगी। कोई भी कैंडल या कोई भी पैटर्न का टारगेट जब आप कैलकुलेट करोगे उसके पहले आपको स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि मार्केट का जो भी ट्रेंड है उसके साथ हमें फाइट नहीं करना है, हमें केवल ये तय करना है कि हमारा रिवॉर्ड कौन सी डायरेक्शन में है। अगर ट्रेंड हमारी डायरेक्शन में जा रहा है या हम ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं तभी पैसे बन पाएंगे, तभी रिटर्न्स बन पाएंगे। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो फाइट मत कीजिए, किसी भी एंटीसिपेशन पे या होप पे उस ट्रेड में बैठे मत रहिए, बाहर निकल आइए, अपना कैपिटल प्रोटेक्ट कीजिए। अगली बार जब वो स्टॉक एंट्री देगा तब आपको ज़रूर वहाँ पे एंटर करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो भी स्टॉक मार्केट बेसिक के कंसेप्ट्स को हमने डिस्कस किया है उसमें से कोई भी कंसेप्ट आप F&O ट्रेडिंग के लिए यूज़ मत कीजिए, बिकॉज F&O ट्रेडिंग ये एक अलग ही आई वुड से बॉल गेम है जहाँ पे आपको रिस्क मैनेज करना ज़्यादा ज़रूरी है दैन टू बी दैन द एनालिसिस। द रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा ज़्यादा वहाँ पे ज़रूरी रहेगा। तो यहाँ पे आप इसे इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा रखिए, चीज़ें आपके लिए बहुत हद तक आसान रहेगी। जब आपका कैलकुलेटेड टारगेट कंप्लीट होता है उस लेवल पे आप एटलीस्ट 50% क्वांटिटी सेल कर दीजिए, तो जो बाकी बची हुई जो आपकी इक्विटी की क्वांटिटी है उसे आप उसी लेवल पे ट्रेल कर सकते हो। अगर स्टॉक परफॉर्म कर रहा है तो आप उसे और भी प्रॉफिट में रख सकते हो, बट अगर वो परफॉर्म करना बंद कर देता है तो वहाँ पे आप बुक करके बाहर निकल सकते हो। इक्विटी बाइंग में मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 1, आप पहले आइडेंटिफाई कीजिए कौन सी कैंडल पे आप एंटर करने वाले हो, वो कैंडल के बेसिस पे अपना स्टॉप लॉस का कैलकुलेशन होना चाहिए। अगर आप किसी चार्ट पैटर्न के बेसिस पे एंटर कर रहे हो तो चार्ट पैटर्न का जो नेकलाइन है वो आपका स्टॉप लॉस होगा, उसके बेसिस पे आपको करना है। बाइंग आप तब करोगे जब आपको नेकलाइन का ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिलेगा। अगर आप कैंडल स्टिक के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो तो अगला फॉलोअप कैंडल जब आपको मिलेगा तब आप वहाँ पे ट्रेड लोगे। सेल तब करना है जब आपका टारगेट कंप्लीट होता है या आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। मार्केट के ट्रेंड के साथ हमें फाइटिंग नहीं करना है, बिकॉज जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है केवल उसी डायरेक्शन में पैसे बन सकते हैं। अगर हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं तो हमें अपना स्टॉप लॉस लेके तुरंत बाहर आ जाना है मार्केट से, और चीज़ों को आसान रखिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर हम वहाँ पे इमोशनली अटैच हो जाते हैं, उस पैसों के लेकर चिंतित हो जाते हैं, तो फिर वो ट्रेड हमारे लिए फेवर में नहीं काम करेगा और हम उसे मैनेज नहीं कर पाएंगे। देखिए, पोजीशन साइजिंग को हमेशा छोटा रखिए। जब हम इक्विटी में सीखने की बात कर रहे हैं तो सीखते वक्त आपकी पोजीशन साइजिंग छोटी रखिए। 10-20 ट्रेड होने के बाद आपको अपने आप ही इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको फिर से मुड़ के वापस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वंस यू आर थ्रू 20-30 डिफरेंट ट्रेड्स, तो इक्विटी पे आप ये सिस्टम से कंफर्टेबली ट्रेड्स ले सकते हो एंड यू विल बी एबल टू अर्न गुड रिटर्न्स ऑन इट। तो ये इक्विटी बाइंग के बारे में हुआ। कुछ गोल्डन रूल्स है जिसे ध्यान में रखना है। डू नॉट ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ टिप्स। मैं यहाँ पे टिप्स नहीं दे रहा हूँ आपको कोई भी, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से एनालिसिस हम करते हैं और उस एनालिसिस के बेसिस पे कैसे कम क्वांटिटी रख के हम शुरुआत में सीखते वक्त इन सब चीज़ों को अप्लाई करके अपने स्टॉप लॉस को ऑनर करके टारगेट अगर कंप्लीट होता है तो उसके प्रॉफिट को बुक करके हम ये चीज़ को ज़्यादा बेहतर करते जाएंगे, है ना। डू नॉट बी स्लेव टू मार्केट। ट्रेडिंग एवरीडे इज़ नॉट कंपलसरी। जिस किसी भी दिन आपको फेवरेबल ट्रेड नहीं मिले, फेवरेबल रिवॉर्ड नहीं रहे, बिल्कुल ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। डोंट बी लाइक एडिक्टेड टू मार्केट, बिल्कुल ये करने की ज़रूरत नहीं है। शांति से देखिए, लेट द ट्रेड कम टू यू। जैसे मैंने कहा कि पैटर्न को डेवलप होने में, पैटर्न को तैयार होने में कुछ समय जाता है, तो वो समय जाने दीजिए और जैसे ये सब कंप्लीट होगा ट्रेड अपने आप आएगा। नेकलाइन का ब्रेकडाउन होने के बाद फिर ट्रेड लीजिए, शांति से वो ट्रेड हमें बहुत अच्छा फेवरेबल रिटर्न दे देता है।
डू नॉट एवरेज अ लूजिंग ट्रेड। पहले तो लूजिंग ट्रेड है जो अपनी एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं गया है, कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लेवल के पास चला गया है, ज़रूर होने वाला है। अगर आप स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करते हो तो उसमें कोई भी आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब आपका विनिंग ट्रेड है, एक विनिंग ट्रेड आपके कम से कम 2 या 3 स्टॉप लॉसेस का जो लॉस है उसे कवर करके दे सकता है। हम कभी भी रिकवरी मोड में नहीं जाते हैं एज लॉन्ग एज यू आर एडहेरिंग टू द डिसिप्लिन पार्ट के चार्ट पैटर्न को आप सही तरीके से एनालाइज करते हो, रिस्पेक्टेबल टारगेट रखते हो और कंफर्मेशन के बाद अगर आप एंटर करते हो वहाँ पे तो ही वो आसान रहेगा। एक सिंपल मेथड बताता हूँ कैसे तय करें कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमें बाय करने चाहिए। मान लीजिए कि मैं किसी शेयर को बाय कर रहा हूँ जिसकी कीमत है 100 रुपये की, और 100 रुपये के स्टॉक को मुझे बाय करना है जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा मान लीजिए 5 रुपये का, और मैं उस शेयर के 100 रुपये के शेयर के मैं 10 क्वांटिटी खरीदता हूँ, 10 शेयर्स में खरीदता हूँ, तो मेरी लागत हो जाती है वहाँ पे 1000 रुपये की, और मैं 10 शेयर खरीद रहा हूँ तो मेरा 50 रुपये का वहाँ पे नुकसान हो सकता है। जो मेरा स्टॉप लॉस है वो 50 रुपये का हो सकता है। जिस किसी भी दिन आपको ऐसा लगे कि 50 रुपये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, दैट कैन बी एनीथिंग, वो 50 की बजाय 500 हो सकता है, 5000 हो सकता है, तो स्टॉप लॉस का कैलकुलेशन करके देखिए। जब आपको ऐसे लगे कि अरे ये स्टॉप लॉस का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, तो स्टॉप लॉस को कम मत कीजिए, अपनी क्वांटिटी को कम कर दीजिए। स्टॉप लॉस अपने आप कंफर्टेबल हो जाएगा, कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए, और स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो बुक करके बाहर आइए, दूसरी बार फिर से वो अपॉर्चुनिटी देगा तब हम एंटर करेंगे, ये ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए। देखिए, स्टॉक मार्केट बेसिक कैन बी अ बिगिनिंग ऑफ अ जर्नी। अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे आपसे कहनी है। इस प्रोग्राम का एक मंथली रिवीजन मैं करने वाला हूँ, अगर आप वो रिवीजन अटेंड कर पाते हो वेल एंड गुड, किसी कारणवश अगर उस दिन आप बिजी हो और आप अटेंड नहीं कर पाते हो तो इसी LMS कोर्स के अंत में वो एक एडिशनल 2 घंटे का एपिसोड हम ऐड कर देंगे, सो दैट सारे जो भी पार्टिसिपेंट्स है वो कन्वीनियंटली उसे देख सकेंगे, और वो अगले 15 दिन तक एपिसोड वहाँ पे रहेगा। अगले 15 दिन के बाद या अगला एपिसोड आने के बाद हम पहले वाला एपिसोड वहाँ से हटा देंगे, और ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। स्टॉक मार्केट बेसिक का पर्पज़ पूरी तरह से यही है कि आपको स्टॉक मार्केट की जानकारी मिले। अगर ये कोर्स आपको पसंद आया है, आपने इसे लाइक किया है, तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर कीजिए, खुशी को थोड़ा फैलाए। लर्निंग्स को हम थोड़ा सा इनकरेज करते हैं लोगों को, या किसी को आप गिफ्ट भी कर सकते हो। मैंने जानबूझ के इस कोर्स की कीमत कम से कम रखी है, जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। पर्पज़ ये है कि केवल 5% लोग इंडियन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टेड है, और US में यही जो रेशियो है लगभग इससे 10 गुना ज़्यादा है। तो हम चाहते हैं कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोग डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की तरफ रुचि दिखाए, लेकिन इसका एक प्रॉपर एजुकेशन लेने के बाद। तो ये स्टॉक मार्केट बेसिक मेरी पहली पहल है, जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति इस स्टॉक मार्केट की लर्निंग से दूर नहीं रहे, और इसका मैक्सिमम आप बेनिफिट लीजिए। ज़रूर शेयर कीजिए अपने लाइक माइंडेड फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टॉक मार्केट बेसिक्स। I wish you all the best.